नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस केस के बारे में बात करेंगे वह इतना डार्क है, इतना डिस्टर्बिंग है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह रियल इंसिडेंट भी हो सकता है। पर अफसोस यह एक रियल इंसिडेंट है। आज हम बात करेंगे बेंगलोर के महालक्ष्मी मर्डर केस की। सितंबर 2024 बेंगलोर शहर व्याली कवल एरिया का एक नॉर्मल सा अपार्टमेंट, लेकिन इस अपार्टमेंट के अंदर जो हुआ उससे पूरा शहर, पूरा देश कांप उठा। 29 साल की महालक्ष्मी की लाश मिली। सिर्फ लाश नहीं, 59 टुकड़ों में कटी हुई लाश। क्या आप सोच सकते हैं 59 टुकड़े? ये केस इतना ब्रूटल था कि लोगों को तुरंत 2022 का श्रद्धा वालकर मर्डर केस की याद आ गई। लेकिन हर क्राइम की अपनी कहानी होती है, हर किलर का अपना एक मोटिव। तो आज हम डीप डाइव करेंगे इस केस में। कौन थी महालक्ष्मी, कौन था किलर, और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा क्या हुआ कि एक नॉर्मल सी जिंदगी एक ब्रूटल क्राइम में बदल गई। सबसे पहले आइए जान लेते हैं महालक्ष्मी कौन थी। महालक्ष्मी मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी, पर काफ़ी टाइम से बेंगलोर में रह रही थी। वह एक कस्टमर आउटलेट में टीम लीडर थी। हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, अपने काम को लेकर बहुत ही फोकस थी। उसके कलीग कहते थे कि वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, पर शायद उस मुस्कान के पीछे एक राज छिपा था। महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास से होती है और उन दोनों के एक 4 साल की प्यारी सी बेटी भी थी। है ना एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर? पर इस फैमिली पिक्चर को नज़र लग जाती है जब हेमंत दास को पता चलता है कि महालक्ष्मी का अशरफ नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। काफ़ी टाइम तक दोनों के बीच में इस बात को लेकर कहासुनी होती है। कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि महालक्ष्मी हेमंत दास से अलग हो जाती है। पति से अलग होने के बाद महालक्ष्मी अपनी बेटी को लेकर अपनी फैमिली के पास चली जाती है, जो बेंगलोर में ही रहती है। लेकिन कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वह अपनी बेटी को हेमंत दास को दे देती है और खुद एक इंडिपेंडेंट फ्लैट में रहने लगती है बेंगलोर के व्याली कवल इलाके में। अब महालक्ष्मी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। अब कोई नहीं था जो उसको अशरफ से मिलने के लिए रोके। उसके फ्लैट पर अशरफ आया जाया करता था। कई बार वो महालक्ष्मी को घर छोड़ने भी आता था। लेकिन ये नॉर्मल सा रूटीन अब नॉर्मल जब बन जाता है जब अशरफ के अलावा एक और आदमी भी उस फ्लैट पर आने लगता है। और पड़ोसियों का कहना यह था कि कई बार महालक्ष्मी को और उस आदमी को लोगों ने सड़क पर बहस करते देखा है, और कई बार तो उन दोनों के बीच में सड़क पर ही हाथापाई भी हुई है। ऐसा भी लोगों ने देखा है। कहानी में ट्विस्ट आता है 1 सितंबर को। महालक्ष्मी बिना किसी को बताए ऑफिस जाना बंद कर देती। अब पहले दिन जब महालक्ष्मी ऑफिस नहीं आती तो मैनेजर को लगता है शायद उसने किसी रीज़न से छुट्टी ली होगी या उसकी तबीयत ख़राब होगी। पर जब वह दूसरे दिन भी ऑफिस नहीं आती तो मैनेजर उसको कॉल ट्राई करता है, पर उसका नंबर भी स्विच ऑफ आता है। अब इस बात को 2-3 दिन बीत जाते हैं। महालक्ष्मी का अब किसी को कोई खबर नहीं थी। वह कहाँ है, क्या कर रही है, कहाँ रह रही है, इसका किसी को कोई पता नहीं था। उसका फ्लैट भी कई दिनों से बंद पड़ा था। अब एक अजीब सी चीज़ उसके फ्लैट के पड़ोसियों को नोटिस होने लगी। अब जब भी उसके फ्लैट के पास से उसके पड़ोसी निकलते थे तो वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल आने लगी थी। पहले तो पड़ोसी ने सोचा कि शायद काफ़ी दिन से फ्लैट बंद पड़ा है इसलिए स्मेल आने लगी है। पर रिसेंटली इंडिया के अंदर कई ऐसे केसेस हो चुके हैं, तो उन्होंने बिना देरी किए फ्लैट के ओनर को कॉल किया, ये बताते हुए कि फ्लैट में कुछ अजीब सी स्मेल आने लगी है। अब महालक्ष्मी के फ्लैट पर ओनर आता है और साथ में महालक्ष्मी के पेरेंट्स को भी बुलाता है। फ्लैट के अंदर घुसते ही स्मेल और ज़्यादा बढ़ गई। फ्लैट ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1 BHK साइज़ का लगभग वह फ्लैट था। तो पहले घर वालों ने टॉयलेट को देखा, टॉयलेट एकदम साफ़ था, वहाँ से भी कोई स्मेल नहीं आ रही थी। रूम में चेक किया, रूम में भी एकदम क्लीन था, रूम में भी कोई स्मेल नहीं थी। पर श्रद्धा वालकर केस को याद करते हुए जैसे उन लोगों ने फ्रिज को खोला तो उनका शक यकीन में बदल गया। फ्रिज में सबसे नीचे वाले पोर्शन में एक कटा हुआ सर और कुछ बॉडी के पार्ट्स, बीच वाले सेक्शन में और तो छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए बॉडी के पार्ट्स, और सबसे ऊपर वाले सेक्शन में एक पैर और बाकी बॉडी के पार्ट्स रखे हुए थे। बिना देरी करते हुए पड़ोसी बेंगलोर पुलिस को बुलाते हैं। बात आग की तरह पूरे बेंगलोर, पूरे देश में फैल गई। तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी।
पुलिस ने अपना काम शुरू किया और सबसे पहले महालक्ष्मी के पति हेमंत दास से पूछताछ की। हेमंत ने पूछताछ में अशरफ का जिक्र किया, वो अशरफ जिसके साथ महालक्ष्मी का अफेयर का हेमंत को शक था, वही अशरफ जो फ्रिक्वेंटली महालक्ष्मी के फ्लैट पर आया जाया करता था। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। यह अशरफ कौन था? हेमंत के मुताबिक अशरफ उत्तराखंड का था और बेंगलोर के एक सैलून में काम करता था। हेमंत ने तो पुलिस स्टेशन में अशरफ के खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की थी, लेकिन पुलिस ने इसको सिर्फ एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट समझकर इस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया था। पुलिस ने जब अशरफ को ढूंढना शुरू किया तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। अशरफ बेंगलोर में अपने घर पर ही था। महालक्ष्मी की हत्या के बारे में उससे पूछताछ की गई तो पुलिस ने यही पाया कि अशरफ को इस बारे में कोई खास खबर नहीं थी। इस डेड एंड लीड के बाद भी पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। लोगों से बात करने के बाद एक नया नाम सामने निकल कर आता है, मुक्ति रंजन रॉय। अब ये मुक्ति रंजन रॉय कौन था, क्या करता था, कहाँ रहता था और इसका महालक्ष्मी के साथ क्या लिंक था? रॉय 31 साल का एक आदमी था जो उड़ीसा का रहने वाला था और उसी जगह पर काम करता था जहां पर महालक्ष्मी काम किया करती थी। पुलिस का शक रॉय पर तब बढ़ा जब ये बात सामने आई कि रॉय भी उसी दिन से गायब था जिस दिन से महालक्ष्मी ने ऑफिस जाना बंद किया था। ये पता चलते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और तेजी ले आई। स्पेशल टीम बनाई गई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाए गए। एक सीसीटीवी क्लिप में रॉय को मल्लेश्वरम की एक शॉप से तेज धार वाला चाकू भी खरीदते हुए देखा गया। जल्द ही रॉय इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बन गया, पर अब तक रॉय अंडरग्राउंड हो चुका था। रॉय ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। उसके छोटे भाई स्मृति ने उसकी मदद की। स्मृति ने रॉय को बेंगलोर से भगाने के लिए स्कूटर भी दी थी। रॉय बेंगलोर से भागकर कोलकाता पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसने अपना फ़ोन ऑन किया और सेल टावर की लोकेशन से पुलिस को पता चल गया कि वह कोलकाता में है। अब शुरू होता है एक मल्टी स्टेट मैनहंट। पुलिस हर जगह थी, बेंगलोर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। सेल फोन टावर डेटा, सीसीटीवी फुटेज, हर चीज एनालाइज की जा रही थी। लेकिन रॉय एक स्टेप आगे ही था। उसने अपना फ़ोन फिर से स्विच ऑफ कर लिया। कोलकाता से भागकर वह अपने नेटिव प्लेस भद्रक, जो उड़ीसा में आता है, वहां जाकर वह छिप जाता है। रॉय का दूसरा छोटा भाई सत्या, उसने उसको उड़ीसा में 9 दिन तक छुपाया था। लेकिन 25 सितंबर को कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। उड़ीसा के भद्रक में भोनीपुर विलेज के पास रॉय की लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है। उसने सुसाइड कर लिया था। रॉय की लाश के पास से एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें उसने महालक्ष्मी के मर्डर का कन्फेशन लिखा था और साथ में उसने ये भी रीज़न लिखा कि उसने उसका कत्ल क्यों किया था। उसने लिखा कि वो महालक्ष्मी से तंग आ चुका था और उसकी डिमांड और कांस्टेंट फाइट से परेशान हो गया था। उसने अपने एक्शन पर अफसोस भी जताया। रॉय के इस सुसाइड नोट ने दिल दहला देने वाले इस केस की कई परतें खोलकर रख दी। रॉय और महालक्ष्मी का रिश्ता, क्या कहें, प्यार, ऑब्सेशन या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। रॉय और महालक्ष्मी का 6-7 महीने से अफेयर चल रहा था, पर यह नॉर्मल प्यार की कहानी नहीं थी। इसमें था ब्लैकमेल, पैसा और थ्रेट्स। रॉय का कहना था कि महालक्ष्मी उससे फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करती थी। 7-8 लाख रुपया, इतना पैसा रॉय ने महालक्ष्मी पर खर्च किया था। लेकिन क्यों? महालक्ष्मी रॉय से शादी भी करना चाहती थी, पर रॉय तैयार नहीं था या शादी नहीं करना चाहता था, इस पे कुछ क्लैरिटी नहीं है। 3 सितंबर 2024 को महालक्ष्मी और रॉय के बीच में महालक्ष्मी के फ्लैट पर जबरदस्त झगड़ा होता है। सुसाइड नोट के हिसाब से महालक्ष्मी ने उस दिन रॉय को चाकू दिखाकर थ्रेटन किया। महालक्ष्मी गुस्से में आकर बोली, मैं तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई को जान से मार दूंगी। ये बात सुनकर रॉय को बहुत तेज गुस्सा आता है। रॉय ने महालक्ष्मी के सर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया और सिर्फ एक ही वार और महालक्ष्मी की मौत हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ मर्डर नहीं था, यह अब ऑब्सेशन बन गया था। रॉय ने पूरी रात महालक्ष्मी की लाश के साथ बिताई और अपने फ़ोन पर उसकी बॉडी को डिकम्पोज करने के तरीके ढूंढता रहा। फिर अगले दिन सुबह 11 बजे वो यूटेंसिल्स की शॉप से एक क्लेवर नाइफ लेकर आया। वह फ्लैट पर वापस आया और उसने महालक्ष्मी को 59 टुकड़ों में काट दिया। 59 टुकड़े, और उन टुकड़ों को उसने महालक्ष्मी के रेफ्रिजरेटर में भर दिया और यह सोचा कि शायद बाद में आकर इनको थोड़ा थोड़ा करके डिकम्पोज कर दूंगा। इस केस ने पूरे बेंगलोर, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया।
लोग वुमेन सेफ्टी, मेंटल हेल्थ और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने लगे। कर्नाटका के होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा ने एडिशनल सेफ्टी का वादा किया, जिसमें निर्भया प्रोग्राम के एक्सपेंशन का भी वादा किया गया। लेकिन क्या यह सब काफ़ी है? क्या एज अ सोसाइटी हम इस ट्रेजेडी से कुछ सीख पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक और सेंसेशनल हेडलाइन बनकर रह जाएगी? महालक्ष्मी का मर्डर केस हमें यह याद दिलाता है कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। आज हम सबको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, अपने रिश्ते, अपने एक्शन और अपने इमोशंस के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या आपको लगता है आप किसी डिप्रेशन में हैं या एंगर इशू से जूझ रहे हैं, तो प्लीज़ हेल्प लें। अपने ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करें या फिर प्रोफेशनल से हेल्प लें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी बात एक बड़ी ट्रेजेडी को रोक सकती है। तो ये थी महालक्ष्मी मर्डर केस की पूरी कहानी, जो हमें बताती है कि रियल लाइफ कभी कभी फिक्शन से भी ज़्यादा स्ट्रेंज हो सकती है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया और आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और क्राइम रिलेटेड स्टोरीज को जानने के लिए सोम दीक्षित चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।